तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो तो एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने दो लेक्चर जो मतलब दो यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। यूनिट फर्स्ट जो है हम लोग को यूनिट एंड मेजरमेंट है, और दूसरा है यूनिट सेकंड जो होता है फोर्स एंड मोशन जो होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज हम लोग चैप्टर थर्ड देखने वाले हैं, यानी वर्क पावर एंड एनर्जी। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर अभी तक वो वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आज जो दोस्तों चैप्टर थर्ड का हम वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर 2 होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे दोस्तों, और कापी पेन लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, यानी जीरो जो होता है, जीरो कार का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यानी वर्क ऑफ जो होता है, यानी एग्जाम्पल ऑफ वर्क जीरो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यानी ये इस अपने ऊपर जो होता है फोर्स यानी वेट लिया, तो ये फोर्स अप्लाइड कर रहा है। उसके बाद ये इस दिशा में यानी डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, यानी इसमें जो होता है फोर्स भी और डायरेक्शन जो होता है दोनों होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कुल सिर जो होता है, जैसे कि कुल्ली जो होता है, जैसे कुली के सिर पर जो होता है, जैसे कुली के सिर पर रखा हुआ भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। ठीक है, जैसे कुली के सिर पर रखा हुआ भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगती है, तथा प्लेटफॉर्म पर जो होता है कुल्ली यानी जो रहते हैं उससे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, कुल्ली का विस्थापन क्षैतिज दिशा में होता है, इसीलिए बल का भार जो होता है, इसीलिए बल का भार विस्थापन के माध्यम बनने वाले कोण 90 डिग्री होता है। अतः विज्ञान की भाषा में जो होता है कुल्ली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये जो व्यक्ति है, यानी ये जो कुल्ली समझ लीजिए, इसको कुल्ली है, तो इसका जो होता है यानी इस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, इसकी जो होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी अप्लाइड हो रही है। ठीक है, यानी जो फोर्स है, तो यही इसके डिफिनेशन में कहा गया कि कुल्ली के द्वारा, यानी कुल्ली के सिर पर, जैसे कुल्ली के सिर पर रखा हुआ भार ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल नीचे की तरफ जो होता है, यानी नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक, नीचे की ओर लगता है। और प्लेटफॉर्म पर जो होता है कुल्ली का विस्थापन क्षैतिज की दिशा, क्षैतिज की दिशा, इसीलिए बल भार तथा विस्थापन के माध्यम जो होता है करने वाला कोण, यानी विस्थापन के मध्य होता है, यानी विस्थापन के मध्य करने वाला कोण 90 डिग्री होता है। अर्थात विज्ञान की भाषा में कुल्ली द्वारा किया गया कार्य शून्य कहलाता है। ठीक है दोस्त, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में वहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, यानी जो होता है पढ़ेंगे ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक कार्य क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है। निगेटिव वर्क क्या होता है, तो दोस्तों निगेटिव वर्क जो होता है, जैसे कि दोस्तों कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, स्थिर बॉडी है, ठीक है, इस पर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो घर्षण, इधर से जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इधर, तो इस तरफ जो होता है घर्षण बल लगेगा दोस्तों। अगर हम लोग इस तरफ से खींचेंगे तो ये बॉडी इस तरफ खिंचाएगी घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि यदि अगर कोण 90 डिग्री हो, यानी यदि कोण 180 सॉरी एक अगर यदि कोण 180 डिग्री हो, अर्थात बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा, यानी अगर कोण जो होता है दोस्तों जैसे कि 180 डिग्री हो, ठीक है, और बल की दिशा और विस्थापन की दिशा जो होता है दोनों जो होता है एक दूसरे के विपरीत विपरीत हो, तब ये कार्य ऋणात्मक कहलाता है। जैसे अगर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी पानी इस तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर हम इस तरफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो ये बॉडी अपने फोर्स इस तरफ लगाएगी। यानी इसमें यही कहा गया है कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के जो होता है एक दूसरे के जो होता है विपरीत हो, तब कार्य जो होता है ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव टू ईच अदर जो होता है, पॉजिटिव टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ वर्क जो होता है इज निगेटिव। ठीक है, अगर हम बॉडी कैसे कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी पे अगर हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो ये बॉडी जो होता है पानी इस तरफ उल्टा फोर्स लगाती है। ठीक है, यानी थीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो इस फार्मूला को हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा जो होता है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा का मान 180 डिग्री है, तो एफ एस जो होता है एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर दोस्तों तो कॉस 180 डिग्री का जो होता है माइनस होता है। ठीक है, -1, तो कॉस 100 डिग्री का जो होता है माइनस में आ जाएगा, तो ये जो है निगेटिव वर्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि अगला इसका एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल आप जो होता है निगेटिव वर्क, यानी निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर जो होता है किसी पिंड की सहायता से जो होता है, यानी पृथ्वी पर जो होता है किसी पिंड को सरकाया जाए तो पिंड पर जो होता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर किसी पिंड को अगर सरकाया जाता है तो पिंड पर जो घर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है उसी को दोस्तों ऋणात्मक या निगेटिव कार्य कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, जैसे इफ ए बॉडी इज मूव्ड ऑन द अर्थ देन द वर्क डन बाय द फ्रैक्शन फोर्स ऑन द बॉडी इज निगेटिव। ठीक है, अगला एग्जांपल देख ले, जैसे किसी पिंड की ऊंचाई अगर यच है, जैसे किसी पिंड की ऊंचाई अगर यच है तो उससे जो होता है उछाला जाता है। जैसे किसी पिंड को यच ऊंचाई पर उछाला जाता है तो उसका गुरुत्वा बल जो होता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है दोस्त, यानी अगर किसी पिंड को उसे यच ऊंचाई पर अगर उसे उछाला जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं, व्हेन ए बॉडी जो होता है, यानी व्हेन ए बॉडी इज द थ्रोन टू द जो होता है हाइट यच, देन जो होता है देन द वर्क डन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज निगेटिव। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग बढ़िया से नोट आउट कर लेंगे, कापी पेन से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी घर्षण क्या होता है, यानी ये जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। इसके दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है दोस्त, यानी ये दो सतहों के संपर्क तल के माध्यम उनकी आपेक्षिक गतियों की विरोध करता है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें मोशन है दोस्तों, इसमें पुशिंग हो रही है और जो है फ्रैक्शन, अगर ये कोई बॉडी को अगर ये व्यक्ति अगर खींच रहा है इधर तो इसका जो था फ्रैक्शन फोर्स इसके अपोजिट दिशा में कार्य करेगी। ठीक है, इसको अगर हम पुशिंग कर रहे हैं तो अगर इसको खींच रहा है इस तरफ से तो इसकी उल्टा तो अपोजिट होती है। जैसे कि ये देख लीजिए, अगर कोई एग्जाम्पल है, अगर इस पर हम लोग अगर फोर्स लगा के इसको बॉडी को अगर आगे तरफ जो है इस तरफ अगर हम लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बॉडी का जो फ्रैक्शन फोर्स लगेगा इसके अपोजिट यानी उल्टा लगेगा फ्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो यही इसके डिफिनेशन में कहा गया है कि दो सतह जो होता है, दो सतह के संपर्क तल के माध्यम उनकी आपेक्षिक गतियों के विरोध, गतियों के जो होता है विरोधी बल के कारण बल को ही घर्षण बल कहते हैं। यानी दो सतह के संपर्क तलों के माध्यम उनकी आपेक्षिक गतियों के विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं, द फ्रैक्शन द यानी द फोर्स दैट रजिस्ट ऑफ मोशन एंड द वन सरफेस रिलेटिव टू द एन अदर विच इट इज द कॉन्टैक्ट इज नोन एज होता है फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्त। तो यानी घर्षण के जो होते हैं, यानी घर्षण के कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, कोजेज ऑफ फ्रैक्शन, तो यानी घर्षण के कौन कौन से कारण होते हैं, तो जैसे कि बाबू फर्स्ट इसमें जो हो जाएगा यानी सतह का खुरदरापन के कारण, यानी ड्यू टू जो होता है रफनेस ऑफ द सरफेस, इसमें जो फर्स्ट कारण हो जाएगा। अगर जो होता है सतह खुरदरापन रहेगा तो उसमें जो होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अगला दूसरा जो जो होता है दोस्तों, यानी अणुओं के जो होता है, यानी अणुओं के परमाणुओं के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल के कारण होता है, यानी ड्यू टू जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बाबू, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला जो होता है यानी सतह के प्रति आस्था, यानी सतह जो होता है सतह के प्रति आस्था विरूपण के कारण, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रोसिटी डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस होता है। यानी इतना दोस्तों इसका कारण, यानी घर्षण का कौन कौन सा कारण होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि यानी घर्षण क्या होता है। ठीक है, घर्षण जो होता है एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, यानी घर्षण जो होता है दो सतहों के तल जो होता है, यानी दो सतह के जो होता है दो सतहों के संपर्क तल के माध्यम उनकी आपेक्षिक गतियों के विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कौन कौन से कारण होते हैं ये भी देख लेते हैं, यानी कारण क्या होते हैं, यानी घर्षण का कौन कौन सा कारण होता है। ठीक है बाबू, आगे जो होता है यानी सतहों के जो होता है सतहों के खुरदरापन के कारण होता है। दूसरा जो होता है अणुओं के जो होता है, यानी अणुओं के परमाणुओं के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल के कारण होता है, यानी ड्यू टू, इंग्लिश में देख लेते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगला थर्ड जो होता है यानी सतह के प्रति आस्था विरूपण के कारण होता है, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रोसिटी डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस होता है। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे माना किसी सतह पर यम द्रव्यमान का पिंड रखा है, तो ये भी इसका एक जो था कारण हो सकता है। जैसे माना किसी सतह पर जो था जैसे कोई सतह सरफेस है, इस पर जैसे एक द्रव्यमान का जो होता है पिंड रखा है। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों कुछ मास डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका ये हो गया। अगला दूसरा जो होगा
यानी दोस्तों लेट ए बॉडी ऑफ जो था मास यम प्लेस्ड ऑन सरफेस, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी पिंड का भार जो होता है यमजी, यानी पिंड का भार यमजी सतह पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो बात सही है दोस्तों। अगर जो होता है कि कोई पिंड है, जैसे कोई सरफेस है, असल अगर इस तरफ अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे, तो ये जो होता है बॉडी का पिंड जो होता है नीचे यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है नीचे की ऊर्ध्वाधर की नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। यानी जो होता है पिंड का भार जो होता है एमजी जो होता है यानी पिंड का भार एमजी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। अगला जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम से जो होता है द्वारा प्रतिक्रिया बल यानी आर जो होता है प्रतिक्रिया बल यानी आर के पिंड के सतह पर लंबवत कार्य करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं फ्रॉम न्यूटन जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, फोर्स आर अप्लाइड जो होता है अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अगला पॉइंट जो होता है आर का अविलंब प्रतिक्रिया जो होता है जो होता है आर का अविलंब प्रतिक्रिया बल यानी नॉर्मल जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी आर जो होता है आर इज कॉल्ड द नॉर्मल जो होता है रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है बाबू। उम्मीद करता है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं यानी जो होता है घर्षण के जो होता है गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी घर्षण के गुणांक क्या होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, यानी घर्षण के जो होता है प्रथम नियम यानी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। यानी इसके फर्स्ट लॉ से देखेंगे, यानी घर्षण के जो होता है घर्षण के प्रथम नियम से यानी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रैक्शन। जैसे इसमें जो होता है दोस्तों यह प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। तो आर बराबर दोस्तों जो होता है आर बराबर होता है म्यू, तो यह बराबर होता है म्यू अपान आर होता है, तो म्यू बराबर एफ अपान आर होता है, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। यानी घर्षण गुणांक जो होता है घर्षण गुणांक का मान घर्षण बल तथा अविलंब प्रक्रिया जो होता है अविलंब प्रक्रिया बल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश यानी हिंदी में जो होता है इसे घर्षण गुणांक जो होता है यानी घर्षण गुणांक का मान घर्षण बल तथा अविलंब बल जो होता है अविलंब प्रतिक्रिया के मान के सीधे अनुपाती होता है। जैसे जो होता है फोर्स यानी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। यानी जो होता है घर्षण बल फोर्स होता है घर्षण बल होता है और प्रतिक्रिया जो होता है रिएक्शन जो होता है ये दूसरी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ द जो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ जो होता है रेट ऑफ फ्रैक्शन फोर्स एंड जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो होता है इसीलिए घर्षण गुणांक एक विमीयहीन जो होता है यानी घर्षण इसीलिए जो होता है घर्षण गुणांक जो होता है मात्रकहीन तथा जो होता है विमीयहीन भौतिक राशि होता है, ठीक है। यानी घर्षण बल जो होता है घर्षण गुणांक का दोस्तों ना कोई विमीय ना कोई मात्रक होता है और ना कोई इसका विमीय सूत्र होता है, ये जो होता है विमीयहीन होता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज एज होता है यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी घर्षण गुणांक जो होता है इसका ना तो कोई बीमीय सूत्र होता है और ना इसका कोई मात्रक होता है, बीमीय ही नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आर जो होता है इसमें जो रिएक्शन बल जो होता है यानी रिएक्शन बल जो होता है आर पिंड के भार के जो होता है संतुलन को बराबर करता है यानी आर बराबर जो होता है mg होता है, ठीक है। यानी चूंकि आर जो होता है पिंड के भार के संतुलन को जो होता है संतुलित करता है, इसे आर बराबर mg होता है। यानी सिंस इज बैलेंस जो होता है वेट ऑफ द बॉडी यानी आर बराबर mg होता है, ठीक है। अगला यानी अब पिंड पर बाह्य बल यानी फोर्स यानी अब पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो घर्षण बल यफ जो होता है यानी घर्षण बल यफ बाह्य बल का विरोध करता है। जब तक पिंड विराम अवस्था यानी एट रेस्ट में रहता है, ठीक है, तब तक घर्षण बल का मान जो होता है बाह्य बल के बराबर होता है। यानी जब कोई पिंड रुकी हुई होती है तो उसका मान जो होता है घर्षण बल के मान के बराबर होता है, ठीक है। यानी अब पिंड पर बाह्य बल यफ जब लगाया जाता है तो घर्षण बल बाह्य बल जो होता है यानी बाह्य बल के विरोध करता है और जब तक पिंड जो होता है जब तक पिंड यानी विराम अवस्था यानी रेस्ट में रहता है तब घर्षण बल जो होता है घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी इन एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड जो होता है द बॉडी द फ्रैक्शन फोर्स एफ जो होता है अपोजिट जो होता है पर्पज जो होता है एक्सटर्नल फोर्स एज लॉन्ग बॉडी रिमाइंस एट रेस्ट द जो होता है वैल्यू एंड द फ्रैक्शन फोर्स रिमाइंस इक्वल टू द जो होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि देख लीजिए कोई जैसे बॉडी है, एक मिनट, जैसे ये बॉडी है फिक्स, ठीक है, यानी ये कोई बॉडी है सतह फिक्स सरफेस होता है हमारा।
अगर इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ तो जो होता है इसकी जो होता है रिएक्शन फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स जो होता है इसके ऊपर की तरफ लगता है, जो होता है इसका mg जो होता है भार यानी वेट, ये नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, तो रफनेस इसका जो होता है ये हॉरिजेंटल प्लेन होता है। ठीक है, यानी इसका जो होता है फिर यानी अगर हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो इसका घर्षण बल जो होता है अपोजिट इस तरफ लगाएगा, तो आर बराबर जो होता है mg होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फोर्स प्रोफेशनल टू यानी रिएक्शन जो होता है इसमें जो होता है ये बल जो होता है फोर फ्रैक्शन, ये जो होता है रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी यह बराबर म्यू अपान आर होता है। तो इसमें एफ म्यू जो होता है, इसमें जो म्यू जो होता है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू को ही कहते हैं। तो म्यू बराबर जो होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये यानी म्यू बराबर एफ अपान आर। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग जरूर एग्जाम में लिखिएगा दोस्तों, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यानी म्यू को ही दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।